नमस्कार छात्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मगध शारदा पर। मैं हूं उत्तम सर। मैं पिछले वीडियो में आपको थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम बता चुका था। आज आपके एग्जाम का सबसे ज्यादा जरूरी प्रमेय मैं बोर्ड पे लिखा हुआ हूं। आज इसे हम सिद्ध करते हैं। ये 5 नंबर में आया हुआ, लगभग हर साल आया हुआ है। तो इस प्रमेय को जरा ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी दो त्रिभुज लेना है, दोनों त्रिभुज समरूप होना चाहिए। आप कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। तो मैं पहले दो त्रिभुज बना दूं। आप याद रखिएगा, चित्र आपको एग्जाम में पेंसिल से बनाना है, ठीक है। तो एक त्रिभुज का नाम मैं एबीसी ले लेता हूं, ए बी और इधर सी, और एक और त्रिभुज ले लेता हूं जिसका नाम मैं पी क्यू आर ले लेता हूं। क्या ले लूंगा? पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज समरूप है एक दूसरे का, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए। अगर आज ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो ये आपका 5 नंबर फिक्स हो, क्योंकि ये क्वेश्चन थेल्स प्रमेय से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस प्रमेय से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हो, थेल्स प्रमेय का विलोम हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपके ये प्रमेय 7-8 प्रमेय होते हैं आपके एग्जाम के लिहाज से, सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट प्रमेय है तो यही है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखना है। लिखना है दिया है, क्या दिया है? तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक है। ये दिया हुआ, मैंने लिख दिया। समरूप होने का क्या मतलब हुआ कि ए बी बटा मतलब एक जैसा दिखता हो, और ये इस त्रिभुज की भुजाएं और इस त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात समान हो। दूसरी, सभी कोण बराबर होंगे, यानी कोण ए और कोण पी बराबर होंगे, कोण बी और कोण क्यू बराबर होंगे, कोण सी और कोण आर बराबर। फिर से ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? ए बी बटे पी क्यू, यानी ये वाला बराबर बी सी बटे क्यू आर, और क्या लिख सकते हैं तो ए सी बटे पी आर। ये होता है अनुपात, होता है बराबर, ठीक है। और कोण ए जो है वो कोण किसके बराबर हो जाएगा? कोण पी के। कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर हो जाएगा। समझ गए? समरूप का मतलब इतना चीज आपको लिखना है, ठीक है। तो जब समरूप है तो ये लिखेंगे टोटल। इसलिए क्या लिखना है बताइए? तो पहले ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। इधर देख लीजिए, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर। ये हो गया। आप इसे समीकरण 1 ले लीजिए, ले सकते हैं। और क्या दिया है? तो कोण ए है वो कोण पी के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है। मतलब ए बी के बराबर, ये वाला कोण बराबर, ये और ये कोण बराबर, ये वाला कोण और इस कोण के बराबर, ठीक है। ओके, तो त्रिभुज समरूप हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है तो उस पर भी फोकस कीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों? तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर क्या कहता है? संगत भुजाओं के क्या लिखा पढ़िए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अनुपात कर दिए, अनुपात उनकी संगत भुजाओं के। संगत भुजा मतलब ए बी का संगत कौन होगा? पी क्यू। तो आप लिख दीजिए ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ये ना, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यही सिद्ध करना है। देखिए ये प्रमेय बहुत है तो इजी, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप इसमें रचना कुछ कर दीजिए। क्या रचना कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। रचना में देख लीजिए, ए से लंब डाल देते हैं किस पर? तो बीसी पर, यानी ए लंब डाल दिए किस पर? बीसी पर। तो यहाँ नाम दे दीजिए कुछ, एम दे देते हैं, और यहाँ भी लंब डालते हैं, इसका नाम एन दे देते हैं। लंब का मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। तो रचना हम क्या किए हैं कि ए एम लंब डाला किस पर? बीसी पर, और पी एन लंब डाला किस पर? तो क्यू आर पर। समझ गए बात को? ए एम लंब डाले हैं बीसी पर और पी एन लंब डाले हैं क्यू आर पर, ठीक है। आगे अब हमें सिद्ध करना, इस पर ध्यान रखे रहिएगा कि यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण मतलब प्रूफ। कोई किसी चीज को साबित करने के लिए कोई प्रूफ चाहिए, तो ये प्रूफ है प्रमाण। क्या प्रमाण ले रहे हैं हम? तो इसमें लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई, यही होता है प्रमाण। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ले लीजिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखिए। इसलिए डायरेक्ट एरिया ऑफ त्रिभुज इसी का ले लेते हैं, एबीसी बराबर क्या हो जाएगा?
तो 1/2 इसका आधार क्या हो जाएगा बाबू, BC है ना, आधार नीचे वाला भुजक कहते हैं, और ऊंचाई हो जाएगा इसका AM। क्या हो गया बताइए, 1/2 गुना ये BC गुना AM। AM क्यों लिए हैं, क्योंकि ऊंचाई है AM, लंब जिसको कहते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 1 तो पहले हो चुका है, इसको समीकरण हम 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा फिर अभी एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए दोनों त्रिभुज ना चाहिए थे, एगो निकला है तो एगो और निकालिए, PQR बराबर 1/2। अब आधार हम क्या ले लेंगे, तो QR ले लेंगे, गुना ऊंचाई क्या होगा, PN हो जाएगा, PN। इसको आप समीकरण क्या होगा, 3 हो जाएगा समीकरण, नहीं 3 हो जाएगा समीकरण, ध्यान दीजिए दोबारा। अच्छा इसका क्षेत्रफल निकाले, इसका भी निकाले, क्यों, क्योंकि दोनों हमको पूछ रहा है, दोनों निकाल दिए, ABC का भी निकाल दिए और PQR का भी निकाल दिए। अब चूंकि बटा में, तो आप भी 2 और 3 को भाग दे दीजिए, लिख देना आपको समीकरण 2 भागा समीकरण 3, है ना। तो समीकरण 2 क्या हो जाएगा बाबू, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या होगा, तो इधर भी आपको लिखना पड़ेगा, जैसे इन दोनों को बटाम किए तो इन दोनों को भी बटाम करना पड़ेगा, यानी 1/2 BC गुना AM बटे 1/2 यहाँ पर क्या है, तो QR गुना PN। दोबारा समीकरण 2 को भाग दिए समीकरण 3 से, तो समीकरण 2 में पहले ABC है और PQR है ना, ABC PQR, बाकी तो इधर भाग दिए, इधर ही भाग देना पड़ेगा, तो 1/2 BC गुना AM लिख दिया, 1/2 गुना QR गुना PM। अब देखिए ये 1/2 कट जाएगा ना, कट गया, तो आपके पास बच क्या जाता है वो देखिए, एक लाइन क्या बच जाता है बच्चों, तो मेरे पास बच गया BC बटे QR गुना ये क्या बच गया, तो AM और बटे PN। ये किसका मान निकला, ABC और PQR का, यानी दोनों का अनुपात। तो आप इसको समीकरण 4 ले लीजिएगा, कितना समीकरण लेना है, 4 समीकरण, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार दोबारा, हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले हैं, किसका क्षेत्रफल, ABC, क्योंकि ABC चाहिए, और फिर PQR का निकालें क्योंकि PQR चाहिए, दोनों का क्षेत्रफल लिख दिए। उसके बाद समीकरण 2 को हम 3 से भाग दिए, क्यों 3 से भाग दिए, क्योंकि देखिए ABC ऊपर में है और PQR नीचे, इसलिए इससे भाग देंगे इसमें। तो अगर इससे इसमें भाग देना है तो इससे भाग दिया इसमें, तो इसका मान से भी इसमें भाग देना पड़ेगा, तो वही भाग दिए, तो ABC बटा PQR, और इससे इसमें भाग देंगे तो 1/2 कट जाएगा, बचा है BC बटा QR, मैंने लिख दिया, AM बटा PN वो भी मैंने लिख दिया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे अगर हम किसी प्रकार AM बटा PN को BC बटा QR के बराबर ला पाए, तो AM अगर BC हो गया और PN QR हो गया, तो BC गुना BC करेंगे, BC स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे QR आ गया, QR गुना QR करेंगे तो QR स्क्वायर आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमको सीधे वही ना करना है, BC बटा QR का स्क्वायर। ये नहीं देखिएगा कि AB बटा PQ चाहिए, अगर ये आ गया तो ये सब तो बराबर है, देखिए ना BC बटा QR किसके बराबर है, AC बटे PQ, AB बटे PQ, AC बटे PQ, सब तो बराबर है। अगर किसी एक को हम स्क्वायर कर पाए तो मेरा सब सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, AM बटे PN को हम BC बटे QR के बराबर सिद्ध करेंगे, तो कहाँ मिलेगा AM बटे PN, ढूंढिए, ये हो गया AM बटे PN, ठीक है। आगे BC बटे QR, तो BC बटे QR कहाँ मिलेगा, ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज है ना, किस त्रिभुज को अगर समरूप करें कि मेरा काम हो जाए, एक काम करते हैं, इस त्रिभुज को पहले समरूप कीजिए, इसको तो कर ही सकते हैं समरूप, इसको समरूप करेंगे तो क्या मिलेगा, या आप इसको AB बटा PQ भी लिख सकते हैं, सब सही है, समझे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखना है, त्रिभुज, अब त्रिभुज किसमें, इन दोनों त्रिभुज पर जरा ध्यान दीजिए, इस पर और इस पर दे सकते हैं। चलिए आगे क्या करना है, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज क्या है नाम, PQN में, ओके। कौन कौन त्रिभुज ले रहे हैं दोबारा देखिए, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये दोनों को समरूप करने का प्रयास कीजिए, तो समरूप हो ही जाएगा, क्योंकि कौन B और कौन Q बराबर है, कौन B बराबर है कौन Q, क्यों, क्योंकि समरूप है ना, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ कितना का कोण बनेगा, 90, यहाँ भी 90, अभी मैंने बताया था ना आपको कि ये लंब खींचा है, AM लंब है BC पर और PN लंब है QR पर, तो यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बनेगा, तो लिख दीजिए कौन AMB बराबर PNQ, कौन PNQ, क्यों, क्योंकि दोनों कितना है, तो 90 डिग्री है, दोनों कितना है, 90 डिग्री। अब दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए कोई दो कोण बराबर होना चाहिए, जैसे इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण ये दोनों बराबर हो गया, दूसरा कोण ये दोनों बराबर हो गया, ये तो त्रिभुज तो समरूप होंगे, तो लिखिएगा, इसलिए त्रिभुज क्या नाम है, ABM
समरूप होगा, त्रिभुज किसका, पी क्यू एन का। क्यों, एंगल से, कोई दिक्कत नहीं। और त्रिभुज समरूप तो संगत भुजाएं समानुपाती, शुरू में बताया आपको, देखिए त्रिभुज समरूप था, संगत भुजा समानुपाती की है ना, तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे हम, ए बी लिए हैं तो इधर से हमको पी क्यू लेना पड़ेगा, बराबर अगर हम ए एम ले लेते हैं, ए एम तो क्या आ जाएगा, ये पी एन। ध्यान दीजिए, अगर आगे वाला दो नाम ले रहे हैं तो इधर से भी आगे वाला दो नाम ही लेना है, ए बी लिए हैं तो पी क्यू लेना पड़ेगा, और अगर फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं तो इधर से भी फर्स्ट एंड लास्ट लेना पड़ेगा, पहला और आखिरी ए एम, तो दूसरा इधर क्या हो जाएगा, पी एन। समझ गए होंगे, पहला और आखिरी। ये बी एम और क्यू एन से हमको लेना देना है नहीं, तो उस पर नहीं ध्यान दीजिए, है ना। तो हमें क्या मिल गया, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए एम बटा पी एन। ये आता क्यों है, तो सीपीएसटी से। क्या होता है इसका मतलब, सीपीएसटी का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यानी समरूप त्रिभुज के संगत भाग या संगत भुजाएं समानुपाती होती है, अगर संगत कौन रहेंगे तो वो बराबर होंगे। ठीक है, आगे तो ए बी बटा पी क्यू बराबर ए एम बटा पी एन। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी बटा पी क्यू कहाँ है ढूंढिए, तो देखिए यहाँ ए बी बटा पी क्यू को हम बी सी बटा क्यू आर लिख सकते हैं इजिली, तो इसको हटाइए और यहाँ पर हम लिख देते हैं बी सी बटे क्यू आर बराबर ए एम बटे पी एन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ए एम बटे पी एन। दोबारा समझिए, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन कैसे आया, तो आप देख लीजिए, ए बी बटा पी क्यू का मान है हमारे पास बी सी बटा क्यू आर, तो इसको हटाकर हम बी सी बटा क्यू आर लिख देते हैं, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं, अब इसी का मान उठा के हम समीकरण 4 में रख देंगे, आपका काम हो जाएगा। लिखिए, ये समीकरण 4 से अगर ये पूछ दे कि ए बी बटा पी क्यू और ए एम बटा पी एन कैसे बराबर, या इसकी जगह पर आप कहां से लिखे, तो ये आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। कहां से, समीकरण 1 से। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समीकरण 1 से ही उठाए ए बी बटा पी क्यू का मान बी सी बटा क्यू आर, है ना। अब समीकरण किससे, समीकरण नीचे 4 से। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 4 ये वाला है, समीकरण 4 ये नीचे वाला सबसे। क्या है समीकरण 4 बच्चों, तो लिखना है आपको समीकरण 4 में क्या लिखना है, एरिया ऑफ त्रिभुज, नाम क्या है, एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या था, देखिए तो बीसी बटा क्यू आर तो पहले से है, बीसी बटे क्यू आर गुना ए एम बटे पी एन है। यहाँ देखिए ए एम बटे पी एन का मान कितना है, तो बीसी बटे क्यू आर है, यही ना है, नहीं समझे, दोबारा बीसी बटा क्यू आर को बीसी बटा क्यू आर लिखें, ए एम बटा पी एन है, ए एम बटा पी एन का मान कितना है बच्चा, देख लो कितना है, बीसी बटे क्यू आर, तो इसको हटा के अमीबला रख दिए, समझे। अब आगे बढ़िए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बीसी गुना बीसी करेंगे तो क्या आएगा, बीसी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर। एक काम कीजिए, अब दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बीसी बटा क्यू आर कहाँ है, बीसी बटा क्यू आर किसके बराबर, ए बी बटा पी क्यू, और यही फिर किसके बराबर, ए सी बटा पी आर। तो एक लाइन और आपको दर्शा देना है क्या, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे, तो बी सी बटे क्यू आर का मान हमारे पास है ए बी बटा पी क्यू, लिख दीजिए ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, है ना। उसके बाद बीच में इसको भी लिख दीजिए, यानी बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर, देखिए बी सी बटे क्यू आर किसके बराबर है, तो ए सी बटे पी आर, यानी ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। क्या लग रहा है, यही ना सिद्ध करना था। देख लीजिए, कहीं पर गड़बड़ लग रहा है तो एक बार दोबारा शुरू से एकदम आराम से समझिए, कहीं कहीं अगर छूट गया होगा आपसे, नहीं सुन पाए होंगे तो उसको दोबारा एक बार तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन एक बार दोबारा समझ लीजिए। जैसे क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी दो त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात करेंगे, यानी एक क्षेत्रफल से दूसरे क्षेत्रफल में, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल से दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में भाग देंगे तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया है क्या, एबीसी और पीक्यूआर समरूप है, ये दोनों समरूप है, ठीक है, लिख दिया मैंने, एबीसी समरूप है पीक्यूआर। तो यदि समरूप है तो सीपीएसटी से क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू, यानी ए बी बटा पी क्यू वो बीसी बटे क्यू आर के बराबर हो जाएगा, बीसी बटे क्यू आर के बराबर, एसी और पी आर भी बराबर हो जाएगा, लिख दिए एसी बटे पी आर। आगे तो कौन ए और कौन पी बराबर हो जाएगा, क्यों, सीपीएसटी से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। फिर बी और क्यू बराबर हो जाएगा, सी और आर भी बराबर हो जाएगा। मतलब दो त्रिभुज यदि समरूप हो तो उनके कौन बराबर होते हैं, उनकी भुजाएं समानुपाती हो। सीधा मतलब समझिए कि दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उनके कौन बराबर होते हैं, उनकी भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया। अब हमें क्या सिद्ध करना था, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ
त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना था। अब हम क्या किए, क्योंकि हमें क्षेत्रफल चाहिए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अच्छा, इसका पहले क्यों निकाले, क्योंकि ये पहले चाहिए, इसका बाद में क्यों निकाले, क्योंकि ये बाद में चाहिए। तो एबीसी का क्षेत्रफल निकालें, उसके पहले रचना करने में बता दिया हूं कि एम लंब डालना है, क्योंकि देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो आपको ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो लंब डाल दिए इस पर भी, लंब डाल दिए इस पर भी, वही लिखे एम लंब है बीसी पर, पी एन लंब है क्यू आर पर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, किसका, एबीसी का। तो एबीसी का क्या हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये प्रमाण में लिख दिया मैंने। एबीसी का कैसे निकलेगा, तो 1/2 ये हो जाएगा उसका आधार, ये होगा ऊंचाई, यानी बीसी बटे एम, तो 1/2 गुना बीसी गुना एम, ये आपका समीकरण 2 हो गया, क्योंकि समीकरण 1 था यहाँ पे। आगे दूसरी बात, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पी क्यू आर का, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना इसका आधार क्यू आर और ऊंचाई पी है, लिख दिया। अब भाग दिए किससे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में, क्यों, क्योंकि पी क्यू आर नीचे चाहिए, एबीसी ऊपर चाहिए, तो इससे इसमें भाग दे दिए, भाग देंगे 1/2 कट जाएगा, बीसी बटा क्यू आर और एम बटे पी एन बच गया हमारा, ठीक है। आगे तो बीसी बटा क्यू आर और एम बटे पी लाना ही नहीं था, तो हमें तो बीसी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर चाहिए, कहां गया, होल स्क्वायर चाहिए। एम बटा पी एन को किसी प्रकार अगर इसके बराबर कर पाए तो हमारा काम हो जाएगा, तो हमारा ध्यान कहां रहना चाहिए, एम बटे पी एन पर, यानी इन दोनों त्रिभुज में हमको एम बटा पी एन मिल सकता है। आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, साइड वाला ए एम सी और इधर पी एन आर, उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन इधर ही लिए है ए एम बी और इधर पी पी एन क्यू, ए बी एम और पी क्यू एन, ठीक है। अब इसमें क्या है, कौन बी और कौन क्यू बराबर है, क्यों, क्योंकि त्रिभुज समरूप था, अभी पता है दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे। दूसरी बात, यहाँ 90 बन रहा है तो यहाँ भी 90 बनेगा, तो लिख दिया मैंने दोनों को 90। इस प्रकार से ये त्रिभुज जिसमें टिक मरा हुआ है, ये त्रिभुज दोनों समरूप हुआ, और जब त्रिभुज समरूप तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी, यानी ए बी बटा पी क्यू जो है ए एम बटा पी एन के बराबर होगा। लिखे हुए हम कहाँ पे, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए एम बटा पी एन, क्यों, सीपीएसटी से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, है ना। आगे जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाएं समानुपाती होगी। अब एम बटा पी एन को हम एम बटा पी एन लिखे, लेकिन ए बी बटा पी क्यू का मान हम चेंज कर दिए, देख लिया, ए बी बटा पी क्यू का मान कितना है, बीसी बटे क्यू आर, तो यहाँ लिख दिए बीसी बटे क्यू आर, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। एम बटे पी एन का मान कितना आ गया, बीसी बटे क्यू आर, इसका मान उठा के हम समीकरण कितना रख दिए, 4 में। कहां से रख दिए, समीकरण 4 में। तो देखो समीकरण 4 क्या था, एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर, मैंने लिख दिया एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर बीसी बटा क्यू आर था तो बीसी बटा क्यू आर लिख दिया। उसके बाद एम बटा पी एन है, कहां है एम बटा पी एन, एम बटा पी एन, देखिए एम बटा पी एन का मान कितना है, बीसी बटे क्यू आर, तो इस एम बटे पी एन के जगह पर क्या लिख दिया हम, बीसी बटे क्यू आर। अब बीसी गुना बीसी करेंगे तो बीसी और क्यू आर दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बीसी बटा क्यू आर किसके बराबर, ए बी बटा पी क्यू, ऐसे तीनों तो बराबर है ना, तो तीनों को लिख दिए ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, बीसी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर, एसी बटे पी आर का स्क्वायर। लेकिन ये पूछ दे आपको कहां से आया, तो आप ब्रैकेट में दर्शा दीजिएगा कि ये आया है समीकरण 1 से। कहां से आया है, समीकरण 1 से, यही आपका सिद्ध करना था पर में। ओके, कहीं अगर दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को कम से कम ना 4-5 बार देख लीजिएगा आप, 4-5 बार अगर देख लेते हैं तो ये पर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और लगभग हर साल ये 5 नंबर में आया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट एक जल्दी से ले लीजिए, तब मैं अगला सवाल बनाता हूं। चलिए अगला पर में देखते हैं, आपके एग्जाम का ये भी बहुत जरूरी पर में है। जैसे क्या लिखा हुआ है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ठीक है। क्या है, फिर से पढ़िए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। आप स्पर्श रेखा समझते हैं, मैं समझा दूं शॉर्ट में। जैसे ये वृत्त हो गया, वृत्त के किसी बिंदु से अगर एक रेखा गुजरे, इसको वृत्त को टच करते हुए, तो उसी को स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। अब किसी बाह्य बिंदु से कह रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा, किसी बाह्य बिंदु, पहले एक चित्र बना लीजिए, फिर बता दूं कि चित्र पेंसिल से ही बनाना है एग्जाम में, ठीक है। देखिए एक चित्र बना लेते हैं, ये हो गया वृत्त, और कोई बाह्य बिंदु ले लेते हैं। चलिए एक बाह्य बिंदु इधर ले लें, ओके, और ये हो गया वृत्त का स्पर्श बिंदु, और ये भी हो गया एक वृत्त का स्पर्श बिंदु। चलिए इसको इधर मिला दें और इसको इधर मिला दें, ठीक है। 2 स्पर्श रेखाएं हो गई, है ना। वृत्त का केंद्र ले लेते हैं, ये हो गया वृत्त का केंद्र। चलिए यहाँ से इधर इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको इधर मिला दीजिए, ठीक है। ये हो गया ओ, ओके। यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, इधर भी 90 डिग्री बनता है। यहाँ पर नाम P दे दीजिए, यहाँ नाम A दे दीजिए, और यहाँ नाम P दे दीजिए, ठीक है। दोबारा, ये वृत्त है, ये बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचे हैं। स्पर्श रेखा का नाम है AP और BP। ये हो गया वृत्त का केंद्र यानी O। आपको क्या सिद्ध करना है कि AP जो है वो BP के बराबर है, क्योंकि क्या कर रहा है, किसी बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। मतलब हमें सिद्ध करना है AP बराबर BP होना चाहिए, ठीक है। मैं सिद्ध कर देता हूं, बस ध्यान दीजिए। 1-2 पर में इसमें क्या लगाना है, 1-2 प्रमाण इसमें देना है कि जो OA है यानी त्रिज्या है वृत्त की, वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये भी एक पर में है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो उसको भी सिद्ध करेंगे अगली बार। चलिए ध्यान दीजिए, इसको अगले क्वेश्चन में उसको सिद्ध करते हैं। पहले इस पर ध्यान दीजिए, क्या लिखना है, इसको दिया है, क्या दिया है बोलिए,
दिया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या, किसी को ले ले, R लिख दीजिए, त्रिज्या R है। एक सर्कल है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, ठीक है। आगे और कुछ, तो OA लंब है किस पर? OA लंब है किस पर? AP पर। दूसरा OB भी लंब है किस पर? तो BP पर, ठीक है। और कुछ, AP तथा BP यानी AP और AP और BP दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोबारा, O हो गया वृत्त का केंद्र, ये दोनों त्रिज्या हो गई, OA लंब है AP पर और OB लंब है BP पर, यानी दोनों स्पर्श रेखाओं पर दोनों त्रिज्या लंब है, ठीक। अब आपको सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है क्या कि दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो दोनों स्पर्श रेखा में एगो हो गया AP और दूसरा हो गया BP, ये दोनों, ठीक है। AP बराबर BP, यही सिद्ध करना है, ठीक। कुछ रचना करेंगे हम इसमें, कुछ रचना करेंगे। क्या रचना कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए। देखिए हम कर क्या रहे हैं, ये O को P से मिला देते हैं, O को P से मिला दिए, ओके। O को P से मिला दिए, तो यहां लिखना पड़ेगा O को P से मिलाया, O को P से मिलाया, यही रचना की है ना। O को P से मिलाया, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे O को P से मिलाया, प्रमाण क्या लेना है? प्रमाण। तो ध्यान दीजिए, 9th में आप सर्वांग समता पढ़े होंगे। सर्वांग समता, जैसे अभी पिछला सवाल में आप समरूपता पढ़े। समरूपता का मतलब एक जैसा दिखने वाला, सर्वांग समता का मतलब एक जैसा दिखना तो है ही, उसका सब अंग भी बराबर हो, नाम यह सर्वांग समता, यानी सभी अंग बराबर हो, उसके कोण बराबर, उसके भुजा बराबर। जैसे थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए, यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम, तो ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, कौन तो बराबर होंगे ही। उसमें क्या था, ये समरूपता में इतने और इतने के बीच का अनुपात इन दोनों के अनुपात और इन दोनों के अनुपात के बराबर है, यानी सिर्फ और सिर्फ अनुपात बराबर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सर्वांग समता में क्या होता है, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उसके कोण बराबर होंगे और उसके क्या कहते हैं क्षेत्रफल बराबर होंगे और उसकी भुजाएं भी बराबर होगी। तो ये सर्वांगसम अगर कर दें इन दोनों त्रिभुज को, किसको AOP और BOP को, तो AP और BP अपने बराबर हो जाएगा। तो ये 9th के परमे पर बनेगा, यानी 9th के सवाल के जैसा बनेगा ये, तभी ये प्रूफ कर पाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, परमे में लिखना क्या है, प्रमाण में त्रिभुज, प्रमाण में क्या लिखना है हमको, त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या ले रहे हैं, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज, ये नीचे वाला का नाम क्या हो जाएगा, BOP में। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज दो त्रिभुज है ना, यही दोनों को लिया है, AOP और BOP में। आगे बताइए, कौन ये वाला जो यहाँ बन रहा है और यहाँ वाला, ये दोनों बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये 90 बन रहा है और ये भी 90 बन रहा है, तो लिखना पड़ेगा कौन आपका, क्या नाम है इसका, PAO, या कौन OAP बराबर, इसका नाम क्या हो जाएगा, OBP। कौन OBP क्यों बराबर हुआ, क्योंकि दोनों जो है वो 90 डिग्री का है, दोनों 90 डिग्री, ओके। दूसरी बात, अगर एक और, जैसे ये क्या है, ये देखिए, ध्यान दीजिए, इसको देखिए, मेरे मार्कर को देखिएगा, ये है वृत्त की त्रिज्या, ये भी है वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो लिखे, क्या लिखना है, OA बराबर OB, OA बराबर OB, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है ना। दोबारा, ये वाला और ये वाला बराबर। अब त्रिभुज सर्वांगसम कौन होंगे, तो कोई भी 3 अंग बराबर करने पड़ेंगे आपको, है ना। तीनों कोण नहीं होना चाहिए, दो भुजा एक कोण दो भुजा, या दो कोण एक भुजा, या तीनों भुजा, या समकोण कर्ण, समकोण त्रिभुज में समकोण कर्ण भुजा वाला कंसेप्ट चलेगा। यानी 3-4 तरीके से हम त्रिभुज को समरूप सर्वांगसम कर सकते हैं। पहला है SSS यानी तीनों भुजा, दूसरा है SSAS यानी दो कोण दो भुजा और एक कोण, एक होता है ASA यानी दो कोण और बीच में एक भुजा, और एक होता है RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ये समकोण त्रिभुज में चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रयोग किसका करते हैं, इसी का करते हैं, तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो एक कोण तो बराबर हो गया, एक भुजा भी बराबर कर दी। अब बताइए, अगर मान लीजिए कि ये खेत है, कोई खेत है, ऐसे समझिए कोई खेत है, बीच से पगडंडी गया है जिसको R बोलते हैं, R,
ठेठ में इसको आर बोलते हैं, आरी भी बोलते हैं। तो ये आर जो है वो किसका है, इस खेत का किस खेत का, तो दोनों के लिए है। अगर ये मान लीजिए कि इस खेत वाला व्यक्ति इसको नापा तो ये 5 मीटर हुआ मान लीजिए, तो इस खेत वाला नापेगा तो 6 मीटर नहीं हो जाएगा, ये भी 5 मीटर होगा। मतलब ये लंबाई इसके लिए भी और ये लंबाई इसके लिए, दोनों के लिए मान होगा। तो उसे यहीं पर देखिए इस त्रिभुज में ये जो भुजा है, ये वाला भुजा जो दिख रहा है जो आप रचना किए थे, ये किसका है, इस त्रिभुज का किस त्रिभुज का, तो दोनों के लिए है। और अगर इसमें हम नापे 10 मीटर तो इसमें भी होगा 10 मीटर। समझे, फिर से दोबारा, ये त्रिभुज अगर दोनों को लें, दोनों त्रिभुज, तो एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया। इस त्रिभुज की बात करें तो पहला भुजा ये, दूसरा तीसरा भुजा ये भी हो गया। मतलब ये ओपी जो है वो दोनों त्रिभुज की भुजा है, किसकी किसकी, एओपी और बीओपी दोनों की भुजा है, तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो इसको हम उभयनिष्ठ कहते हैं मैथ की भाषा में। लिखिए ओपी बराबर ओपी, क्यों लिखना है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन भुजा है, ठीक है। अब जब देख लीजिए तीन चीज तो बराबर हो गया ना, कौन बराबर, फिर एक भुजा बराबर, फिर एक भुजा बराबर, तो त्रिभुज आराम से सर्वांगसम कर सकते हैं। तो लिखना क्या है आगे, इसलिए त्रिभुज क्या नाम था, एओपी, बोलिए एओपी सर्वांगसम, सर्वांगसम का निशान ऐसे देना है, समरूप का निशान ऐसे देना है, ठीक है। एओपी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीओपी का, क्यों, देखिए ये कौन यानी समकोण है, इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा और एक भुजा, तो समकोण कर्ण वाली आर एच एस, समकोण कर्ण और भुजा। और यदि त्रिभुज सर्वांगसम तो उसके संगत भाग बराबर होंगे, यानी जितना एपी होगा उतने बीपी हो जाएगा। दोबारा समझिए, जितना एपी उतने बीपी, तो लिख दीजिए इसलिए एपी बराबर बीपी, ध्यान दीजिएगा एपी बराबर बीपी, यही ना सिद्ध करना था। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए सीपीसीटी, सीपीएसटी नहीं सीपीसीटी। इसका मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो बराबर होते हैं। आगे जब दोनों बराबर है तो लास्ट में फिर वही लाइन लिख देना, इसलिए दोनों स्पर्श रेखा या बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ओके, क्या होती है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। इसको, इस प्रमेय को एक बार और समझ लीजिए क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में, है ना। दोबारा देखिए क्या दिया है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ठीक है। आगे तो ये एक वृत्त बना लेंगे, एक बाहर से बिंदु पी ले लेंगे और इसे एक स्पर्श रेखा खींच देंगे दो, ठीक है। चित्र याद रखिएगा, केंद्र ओ हो गया, ये दोनों त्रिज्या हो गया, ये दोनों को मिला दिए, ठीक है। आगे ओए लंब है पी पर, तो त्रिज्या तो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो लिख दिए ओबी भी लंब होगा बीपी पर, ओबी लंब होगा बीपी पर। आगे एपी तथा बीपी दो स्पर्श रेखा है, हो गया स्पर्श रेखा। हमें सिद्ध क्या करना था, एपी बराबर बीपी, यानी ये वाला और ये वाला बराबर होगा। 9th वाला कंसेप्ट से शुरू होगा, सिद्ध करना पड़ेगा उससे। रचना ओ को पी से मिला है तो ओ को पी से मिला दिए, ठीक है ना। आगे एओपी और बीओपी लेना है, इन दोनों त्रिभुज को लीजिए, इन दोनों त्रिभुज को किसी प्रकार सर्वांगसम करते हैं, तो कैसे होगा, ये 90 ये 90, तो पहले कौन ओएपी लिखे हुए हैं, ओएपी बराबर ओबीपी, दोनों को बराबर कर दिए। ये ओपी इस त्रिभुज का भी है, इस त्रिभुज का है ना, तो आप लिख सकते हैं ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ, और ये है त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो दोनों ओए बराबर ओबी हो जाएगा, मतलब ये दोनों भी मिल गया, है ना। जैसे त्रिभुज का 3 भाग मिला तो त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम, और त्रिभुज यदि सर्वांगसम हो जाएंगे तो उसके संगत भाग बराबर होंगे, मतलब एपी बराबर हो जाएंगे बीपी, यही ना सिद्ध करना था, सीपीसीटी ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद एक और प्रमेय आपके एग्जाम से जो संबंधित है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो प्रमेय है कि ये वृत्त से ही संबंधित है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं वो प्रमेय भी बनाता हूं, उसके बाद कोई प्रमेय नहीं बचेगा। जरा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वृत्त से संबंधित दूसरा प्रमेय देखिए, और आपके लिए जो मैं प्रमेय का सीरीज लाया हूं, या जो प्रमेय 7 को बताया था, वो आखिरी प्रमेय है, ठीक है। देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। दोबारा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये भी सवाल कई बार आ चुका है, इस ऐसा लिख के आपको दे देगा और कहेगा सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो मैं सिद्ध करता हूं इसे, ध्यान दीजिए। जैसे एक काम करते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं, ये हो गया वृत्त आपका, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में चित्र पेंसिल से ही बनाना है, पेन से नहीं बनाइएगा, पेंसिल लेके जाइएगा, पेंसिल से ही बनाना है। ये हो गया आपका केंद्र, है ना, और एक स्पर्श रेखा ले लीजिए। चलिए मैंने ये स्पर्श रेखा ले ली, नाम इसका दे देते हैं ए बी, और यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम एम, ये हो गया त्रिज्या, ठीक है। दोबारा कहा क्या रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखा, तो मैंने स्पर्श रेखा ए भी ले लिया। उसके बाद स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु एम हो गया, से होकर जाने वाली त्रिज्या, तो त्रिज्या ओ एम हो गया ना,
पर लंब होती है। यानी हमें ये क्या सिद्ध करना है, ये जो कोण बन रहा है ना ये 90 डिग्री का है, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक, तो सिद्ध कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे लिखना क्या है, दिया है क्या दिया है, एक सर्कल है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, यानी त्रिज्या OM है। ठीक है, आगे OM, फिर तथा AB वृत्त की स्पर्श रेखा है जो बिंदु M पर स्पर्श करती है, जो बिंदु M पर वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो OM लंब होगा किस पर, AB पर। ठीक है, OM लंब होगा AB पर, यही सिद्ध करना है। तो कर देते हैं, कुछ रचना कर दे पहले। रचना, क्या रचना कर देते हैं, इसको A को O से मिला देते हैं। A को O से मिला दिया, देखिए चलिए A को O से मिला दिए, और एक और बिंदु यहाँ पर आप N ले लीजिए। क्या ले लेते हैं, N। आपको सिद्ध क्या करना है, ON लंब है AB पर। आगे रचना क्या किया बोलिए, O को A से मिलाया, O को A से मिलाया। ठीक है, और एक क्या किए, वृत्त पर एक और अन्य बिंदु, वृत्त पर एक अन्य बिंदु क्या लिया, N लिया। ये आप दो रचना किए हैं तो रचना में लिख दिए। ठीक है, अब आइए प्रमाण पे। प्रमाण, क्या प्रमाण लेना है, तो ध्यान दीजिए, देखिए ये AB स्पर्श रेखा है और OM त्रिज्या है ना। आपको सिद्ध करना है कि OM लंब है AB पर। ध्यान दीजिएगा, ये जो ON है, ON तथा OM दोनों तो त्रिज्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या है। ओके, जब वृत्त की त्रिज्या है तो दोनों बराबर होंगे, यानी ON बराबर होंगे OM का, होंगे ना दोनों बराबर, जितना OM उतने ON, क्योंकि दोनों त्रिज्या है। अरे E भी त्रिज्या तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बताइए, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यानी ये O है, OA और ON, तो OA बराबर होगा किसके, ON से। लिखना, चूंकि OA बराबर हो बड़ा होगा, सॉरी मैं बराबर बोल दिया, OA बड़ा होगा किसका, ON से, है ना। OA बड़ा होगा ON से। अगर ये 6 है तो जरूर ये 6 से कम, 5 भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन ये OA जो है वो ON से बड़ा होगा। तब OA बड़ा है ON से, इसलिए इधर ध्यान दीजिए, इसलिए OA को OA रहने दीजिए, OA ON, अगर ON से बड़ा है तो OM से भी बड़ा होगा, OM से भी बड़ा होगा। दोबारा समझिए, जैसे देखिए OA बड़ा है ON से, तो ON और OM एक ही है, तो यदि ये वाला इससे बड़ा है तो ये इससे भी तो बड़ा होगा, OM से भी बड़ा होगा, है ना। तथा ये लिखना है, केंद्र O से स्पर्श रेखा AB पर खींची गई रेखाओं में OM सबसे छोटी रेखा है, OM सबसे छोटी रेखा है ना, इसलिए OM लंब होगा किस पर, AB पर, OM लंब होगा AB पर। बस यही सिद्ध करना था। तो सर डायरेक्ट OM बराबर OM लंब AB पर कैसे लिख सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई मार्केट है, ये एक गांव इधर है, एक गांव इधर है, एक गांव इधर है। ठीक है, ओके, एक व्यक्ति यहां से चला यहां तक, एक व्यक्ति यहां से इधर चला, और एक व्यक्ति इस सीधे इधर चला गया। आप बताइए सबसे कम दूरी किसको तय करना पड़ रहा है, सबसे कम दूरी, जैसे ये गांव A है, ये गांव B है, ये गांव C है, तो सबसे कम दूरी B को तय करना पड़ रहा है ना, क्योंकि B नजदीक है। बात समझे कि नहीं, और नजदीक है, और ये जो है एक सीध में है, और एक सीध में जब भी होगा तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। जैसे हम बिल्कुल सीधा खड़े हैं तो हम धरती के साथ कितना का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का। कोई भी वस्तु, जैसे ये मेरा मार्कर है, हाथ देखिए, ये मार्कर को मैंने इसे हाथ पर खड़ा किया,
ठीक है, सीधा खड़ा है तो यहाँ कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, है ना। टेढ़ा रहेगा तो वो न्यून कोण अधिक कोण जो भी बनेगा बन सकता है, लेकिन जब भी वो सीधा खड़ा रहेगा तो वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। उसी प्रकार ये जो है एकदम सीधा है, सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी का मतलब सीधा है, और सीधा है तो ये कोण कितने का बन गया, 90 डिग्री, ये कोण हो गया 90 डिग्री। तो यही सिद्ध करना था कि OM लंब है AB पर। चलिए इस पर में का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया हूँ। अब आपके क्लास 10th में जितने भी परमे आए मैं बता चुका हूँ, इसके अलावा कोई परमे आने का चांस तो नहीं है। इन 7 परमे में से ही कोई एक परमे आएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि टोटल एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं जो कि 5 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के, 5। 8 क्वेश्चन में से आपको बनाने 4 हैं, ठीक। 4 में से देखिए, 4 से कौन कौन आप बना सकते हैं वो ध्यान दीजिए। एक तो आप ये परमे बना सकते हैं, एक क्वेश्चन परमे आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एक क्वेश्चन आप माध्य माध्यक बहुलक से, जो भी आएगा माध्य या माध्यक या बहुलक, इन तीनों में से कोई एक तो आना ही है, तो तीनों में से कोई एक बन जाएगा, मैं बता चुका हूं माध्य माध्यक बहुलक। तीसरा जो त्रिकोणमिति के दीर्घोत्तरीय सवाल थे, त्रिकोणमिति के दीर्घोत्तरीय सवाल, ये भी आपसे बन सकता है, ठीक। चौथा ग्राफ, ठीक है, ग्राफ जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। 5वां क्वेश्चन, अगर आप त्रिकोणमितीय नहीं बनाना चाह रहे हैं तो कोई, जैसे 8 क्वेश्चन में से बनाना तो कोई 4 ही है, तो अगर आप कोई और बनाना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा आपको कि आप रचना बनाइए। क्या बनाइए, रचना कंस्ट्रक्शन आता है हर साल एक क्वेश्चन। तो इन 8 में से अगर आपको 4 बनाना है तो 4 में तो मैं कहूंगा एक परमे बना लीजिए, जो आसान होता है। 7 बताऊं, 7 में से कोई एक आ जाएगा। एक माध्य माध्यक बहुलक में से कोई एक बना लीजिए, एक ही आपका हो जाएगा। त्रिकोणमिति आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो इसको छोड़ के आप सीधे ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ भी हर साल आया हुआ है एग्जाम में। उसके बाद एक रचना बना लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको ये कंप्लीट करा चुका, परमे माध्य माध्यक बहुलक कंप्लीट करा चुका हूँ, त्रिकोणमिति कंप्लीट करा चुका हूँ। अब बचते हैं ग्राफ और रचना। तो मैं अगले वीडियो में आपको ग्राफ सिखाऊंगा, ग्राफ बनाने, ग्राफ के बाद जस्ट रचना बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, एग्जाम की तैयारी करते रहें, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, आपको भी होगी, आपके माँ बाप को होगी, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी क्योंकि मेरे स्टूडेंट ज्यादा नंबर लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों का बहुत बहुत आभार।